तक हम जनसांख्यिकी शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझ चुके हैं और इसके महत्व को भी समझ चुके हैं। अब जनसांख्यिकी को आगे पढ़ने के लिए, डेमोग्राफी को आगे पढ़ने के लिए हमें कुछ मुख्य अवधारणाओं और कुछ मुख्य संकल्पनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। तो इसमें पहली संकल्पना जो है वो है बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर। तो अब जन्म दर क्या होती है? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में एक क्षेत्र विशेष होगा, ठीक है, वो जैसे कि देश हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है। तो उस क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चे पैदा हुए हैं, इसके आधार पर हम जन्म दर निकालते हैं। तो जन्म दर निकालने का एक फार्मूला है, जन्म दर बराबर किसी क्षेत्र विशेष में पैदा हुए कुल बच्चों की संख्या बटे उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करके हम लोग जन्म दर निकालते। तो ये फार्मूला हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है? तो ये हमें बता रहा है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग जीवित मतलब जन्म ले रहे हैं। तो प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने लोग जन्म ले रहे हैं, इस आधार पर हम जन्म दर ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार मृत्यु दर भी निकालते हैं कि उस क्षेत्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र विशेष का पूरा पॉपुलेशन फाइंड कर लिए, फिर उसमें कितने लोग मरे हैं एक टाइम पीरियड में, एक समय अवधि में। और ज़्यादातर जो समय अवधि बनाई जाती है वो 1 साल की बनाई जाती है। 1 साल के आधार पर ही निकाला जाता है। अगर जन्म दर निकालना है तो ये देखेंगे हम कि 1 साल में कितने लोग पैदा हुए हैं और उस 1 साल में वहाँ की पॉपुलेशन टोटल कितनी है। तो जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने बच्चे पैदा हुए हैं, उसमें डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 1000 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें बर्थ रेट मिल जाएगी। इसी तरह से अगर डेथ रेट फाइंड करना है, यानी मृत्यु दर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, उस क्षेत्र विशेष, जो क्षेत्र विशेष है उसमें देखेंगे कि 1 साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और फिर उसको टोटल पॉपुलेशन, उस स्थान विशेष के, उस क्षेत्र विशेष के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डेथ रेट। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कैसे निकाली जाती है? तो जनसंख्या वृद्धि की दर बराबर होता है जन्म दर प्लस माइनस मृत्यु दर। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि की दर। ठीक है, कि जनसंख्या में वृद्धि नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, या जीरो है। तो देखिए, दो कंडीशन हो सकता है। पहला, जन्म दर ऊंची हो। जब जन्म दर ऊंची होगी और मृत्यु दर कम होगा, तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो जनसंख्या मतलब कि वृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक है, तो जन्म दर ज़्यादा, मृत्यु दर कम, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ जाएगी। और यदि जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा हो गया, तो जन्म दर में से मृत्यु दर को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो जब जनसंख्या का ग्रोथ रेट जो है वो जब नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या वृद्धि कम हो रही, घट रही है, जो दर है वो घट रही है। और अगर मान लीजिए जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या स्थिर हो गई है, न उसकी जो दर है न बढ़ रही है न घट रही है, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो चुके हैं। तो जब हम जनसंख्या वृद्धि दर जो है बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि प्रतिस्थापन स्तर को क्रॉस कर रही है। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब जन्म दर मृत्यु दर इक्वल हो गई है, जितने लोग मरेंगे उतने लोग फिर पैदा हो जाएंगे, जितने लोग मरेंगे फिर उनको प्रतिस्थापित करने के लिए उतने लोग पैदा हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रतिस्थापन स्तर पर आ गई है। प्रतिस्थापन स्तर मतलब कि जितने लोग मर रहे हैं उन्हीं लोगों का स्थान लेने के लिए उतने ही लोग पैदा हो जा रहे हैं, तो ये प्रतिस्थापन स्तर होती है। ऐसे सिचुएशन में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर होती है प्रतिस्थापन स्तर की कंडीशन में। तो ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट हो गया। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा जनसंख्या वृद्धि दर। अब जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर मतलब कि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, प्रति 1000 बच्चों में बिना 1 साल पूरा किए हुए, 1 साल पहले ही, 1 साल अभी उम्र नहीं हुई है उनकी, 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो मर जाते हैं वो उनका 1000 में फाइंड करना कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे 1 साल की आयु पूरा किए बिना ही मर गए। तो ये जो हमें मिलेगा रिजल्ट, उसको उसको कहेंगे हम लोग शिशु मृत्यु दर।
और ऐसे ही एक होती है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर मतलब कि बच्चे पैदा करने वाले टाइम में ही, मतलब प्रसूति काल में ही जो स्त्रियां बच्चे पैदा करने के दौरान ही मर जाती हैं, उनका जो रेट फाइंड किया जाता है उसको कहते हैं मातृ मृत्यु दर। तो अब देखिए, जो शिशु मृत्यु दर है और जो मातृ मृत्यु दर है, ठीक है, ये दोनों हमें बताता है कि अगर ये दोनों हाई है, मतलब शिशुओं की जो मृत्यु है वो भी ज़्यादा हो रही है और मातृ मृत्यु दर भी ऊंची है, तो ये हमें ये दिखाता है कि जिस भी देश में या जिस भी स्थान विशेष में ऐसा हो रहा है, उस स्थान विशेष या उस देश की जो अवस्था है वो अत्यंत पिछड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि पिछड़ी हुई रहेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं अवेलेबल होंगी, खाना पानी अच्छा नहीं अवेलेबल होगा, भोजन पानी नहीं मिलेगा अच्छे से, तो फिर क्या होगा? शिशु मर जाएंगे, उनकी देख रेख नहीं हो पाएगी। तो ये आर्थिक पिछड़ेपन की निशानियां हैं। तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर क्या हमें शो करता है? आर्थिक पिछड़ेपन को शो करता है। ठीक है। अब जो छठा कॉन्सेप्ट हमारा है वो है आयु संभाविता। अब आयु संभाविता क्या है? तो देखिए, आयु की संभावना मतलब किसी व्यक्ति का औसत आयु क्या है, मतलब कि किसी देश की या फिर किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों की औसत आयु क्या है, लोग मैक्सिमम कितना ईयर्स तक जी सकते हैं। तो एवरेज एज फाइंड करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे इस समय 60 वर्ष है कि मनुष्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका, मतलब 60 वर्ष तक मैक्सिमम लोग जीते हैं। तो ऐसा मतलब एवरेज हमने फाइंड किया। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग 60 वर्ष तक जिएंगे, नहीं, लेकिन एक एवरेज है कि जो जीने की जो वर्ष है हमारे यहाँ, वो क्या है? जीवन प्रत्याशा उसको बोलते हैं। तो वो क्या है, कितनी है? 60 वर्ष है हमारे यहाँ। ठीक है। तो ये आयु संभाविता हो गई कि कितने आयु तक लोग जीवित रह रहे हैं। अब एक सातवां जो कॉन्सेप्ट है वो है पराश्रितता अनुपात। अब पराश्रितता अनुपात क्या है? तो देखिए, जनसंख्या जो है उसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब लोग होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग कमाने ही वाले होंगे, कुछ लोग कमातुर होंगे और कुछ लोग नहीं कमाने वाले होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि 15 से लेकर के 60 साल के बीच की जो पॉपुलेशन होती है, आयु आयु वाले लोग होते हैं, आयु वर्ग के लोग होते हैं, जैसे 15 से 60 वर्ष के बीच में जो लोग होते हैं वो लोग कमातुर होते हैं, मतलब कमाने वाले लोग होते हैं। उनके ऊपर निर्भर करते हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं और जो 64 साल से अधिक उम्र के। अब जो 15 साल से कम उम्र के हैं वो बच्चे होंगे, तो बच्चे तो कमा पाएंगे नहीं, तो वो जरूर किसी न किसी के ऊपर आश्रित होंगे। ऐसे ही जो वृद्ध हैं, जो 64 या 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, वो भी नहीं कमा सकते हैं, तो वो भी किसी न किसी के ऊपर आश्रित ही होंगे। तो ये होता है पराश्रितता अनुपात। तो पराश्रितता, अभी ये जो जितने भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर डीप डिस्कशन आगे होगा, लेकिन अभी हम केवल हल्का हल्का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि आगे हम पढ़ सकें। पराश्रितता अनुपात से हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग कमाने वाले हैं। अब इसी पराश्रितता अनुपात में ही जनसांख्यिकीय लाभांश की बात होती है। तो जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है? तो देखिए, अगर किसी देश में कमाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं, मतलब 15 से लेके 60 वर्ष के बीच में या 15 से लेके 64 वर्ष के बीच में लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा कहा जाएगा कि वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है। युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं जो लोग कमा सकते हैं, ठीक है, जो काम कर सकते हैं। तो ये जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होगा उसको जिसके पास कमाने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी। जैसा कि अपने देश में अभी इस समय जो है ऐसा टाइम चल रहा है हम लोग का जिस समय हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ लोग हैं, मतलब यूथ पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। तो अभी हमारे देश को क्या हो सकता है कि ऐसी योजनाएं और ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिसका यूथ यूज करके अपनी जीडीपी को क्या कर सके, ग्रो कर सके, बढ़ा सके। तो अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम है जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा उठाने का, कि अगर सरकार ऐसी नीतियां लाती है जो प्रमोट करती है, युवाओं को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है काम करने के लिए, और फिर वो प्रोग्रेस करते हैं अपने लेवल पर, फिर धीरे धीरे जीडीपी भी इंक्रीज होगी इससे। तो अभी आवश्यकता है ऐसी नीतियों की जो युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके, युवाओं को खाली न बैठने दें। अगर खाली युवा बैठ रहे हैं और दूसरों के ऊपर 15 से 64 के बीच में हैं और उसके बावजूद भी दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो फिर हमारा नुकसान हो रहा है, होगा। तो जनसांख्यिकीय लाभांश ये था। अब एक और कॉन्सेप्ट है लिंग अनुपात की, मतलब स्त्री पुरुष अनुपात क्या है।
ठीक है। तो स्त्री पुरुष का अनुपात फाइंड करते हैं। तो इसके विषय में कहा जाता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर जो नेचर है वो 943 से 952 मादा बच्चों को पैदा करती है। मतलब अगर 1000 नर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें 943 से 952 मादा बच्चे ही पैदा होते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ये नेचुरल है, तो ऐसा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, प्राकृतिक रूप से लड़कियों की संख्या कम है, इसके बावजूद भी अधिकांश देशों में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। मतलब जो लिंग अनुपात है वो लड़कियों के फेवर में है। जैसे 1000 पर आमतौर पर देखा गया है कि 1000 पुरुषों के पीछे 1050 स्त्रियां हैं अधिकांश देशों में। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो लिंग अनुपात है वो पुरुषों के फेवर में, मतलब पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, स्त्रियों की संख्या कम है। तो अब ये क्या शो करता है, जब नेचुरली हम देख रहे हैं कि अधिकांश देशों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से, पुरुषों से, तो ये क्या बताता है, ये हमें ये बता रहा है कि जो स्त्रियों की आयु है वो ज़्यादा है। मतलब वो उनकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति और उनका स्वास्थ्य जो है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा बेहतर रहता है। इसीलिए तो अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। लेकिन हमारे देश में क्या है, निगेटिव है, उल्टा हो रहा है, अपोजिट है। हमारे यहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है। तो ये क्या बता रहा है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सामाजिक मान्यताएं हैं, कुछ ऐसी सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, कुछ ऐसे परंपराएं और रूढ़ियाँ हैं जो स्त्रियों को फेवर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या होती है। ठीक है, कि मतलब पता चल जाता है घर में कि लेडी है, मतलब स्त्री है, बच्ची है, तो उसको मार देते हैं लोग। तो इस तरह की जो दुष्प्रचार फैला हुआ है, तो ये हमें यही शो करता है। तो इस आंकड़े से हमें पता चला ना स्त्री पुरुष अनुपात से कि क्या हो रहा है। स्त्री पुरुष अनुपात से हमें ये पता चल गया कि अगर भारत में ऐसी स्थिति है कि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे ऐसी कुरीतियाँ हैं जो स्त्रियों को कम आंकती हैं और उनकी वैल्यू कम करती हैं। इसीलिए तो हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, क्योंकि उनकी वैल्यू कम मानी जा रही है। तो लिंग अनुपात से हमें ये पता चलता है कि भारत में बेटों की अधिमान्यता है, मतलब बेटों की पसंदगी ज़्यादा है, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं बेटे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आयु संरचना। अब आयु संरचना क्या होती है, तो देखिए, आयु संरचना मतलब इसमें हम विभिन्न विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को अलग अलग विभाजित कर देते हैं कि इस आयु से इस आयु के वर्ग 0 से 15 तक, मतलब 1 से 15 के बीच में इतने लोग हैं, 15 से लेके 60 के बीच में इतने लोग हैं, 60 से लेकर के इतने के बीच में इतने लोग हैं। तो ये आयु संरचना है कि किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं, इसको आयु संरचना में के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐसी ये जो संकल्पना हमने बात की और ये जिन भी टॉपिक्स पर हमने अभी डिस्कस किया, ये टॉपिक्स हमें हेल्प करते हैं किसको समझने में, डेमोग्राफी को समझने में, जनसांख्यिकी को समझने में। ये कुछ मुख्य अवधारणाएं थी जो जनसांख्यिकी को समझने में हमारी सहायता करेंगी। आगे हम एक एक टॉपिक पर डीप स्टडी करेंगे कि जन्म दर भारत में क्या है, मृत्यु दर भारत में क्या है, और सबका इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और पूरे वर्ल्ड को लेकर के भी देखेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रेट कितना कितना % है।